लेकिन एक थप्पड़ कांड की वजह से उनको अभी तक जेल में रखा गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब अभी तक वो रिहा नहीं हो पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? ये आदमी अगर एमपी एमएलए अगर गलती से बन गया तो नरेश मीणा क्या पूर्वी राजस्थान में एक विचारधारा बन चुका है। निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पे आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे वो गिरफ्तार हो गए थे? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये क्या है कि तो उसकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। पहला मामला नहीं निर्मल चौधरी जी का, उससे पहले आपने देखा होगा कि नरेश मीणा जी जो पूर्वी राजस्थान के और इसी राजस्थानी विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं और सरकार ने लाठियां देके, गोलियां चला के, आंसू गैस के गोले छोड़ के और नरेश मीणा जी की आवाज को दबाने का काम किया है। एसआई भर्ती वो अब तक रद्द नहीं हो पा रही है। वर्तमान जो सरकार है वो एसआई भर्ती के मुद्दे के नाम पे ही सत्ता में आई थी। फर्जीवाड़ा हुआ है। जब आपको पता है कि इतने सारे फर्जी अभ्यर्थी, इतने सारे डमी कैंडिडेट अगर पकड़ में आ रहे हैं, इतने सारे जो ट्रेनी एसआई पकड़ में आ रहे हैं, आपकी अगर नहीं चल रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। एक विद्यार्थी जो एसआई भर्ती की तैयारी कर रहा है उसकी तो उम्र ही निकल जाएगी। तो मतलब इसके लिए आपको सपोर्ट कहाँ से मिलता है कि मतलब इनके पास पैसा कहाँ से आता है, ये लोग काम कैसे करते हैं? तो पहली बात, हमको पैसे की जरूरत क्या है? मेरे समाज में महिलाओं की शैक्षणिक जो स्थिति है वो बहुत कमजोर है, तो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए। सरकारों ने हमारे लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं करी, ना हमें मुख्य धारा में लाने का काम किया। जो डॉक्टर करोड़ीलाल जी का हमारे लोगों ने विरोध किया, उससे आपने सुना होगा, हार जीत कोई मायने नहीं रखती। और मुझे गर्व है कि मेरा भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। क्या शेर सिंह जी आरएलपी से जुड़ने वाले हैं? आज की राजनीति क्या है, सब पैसे की होगी। हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, बड़ी बड़ी कोठियाँ नहीं है, हमारे पास 10 करोड़ कहाँ है साहब? 10 करोड़ होते तो हम यहाँ सड़कों पे थोड़ी लड़ रहे होते। तो हम लोगों ने भेदभाव सहन किया है, उनके साथ भेदभाव होता है, कहीं कभी जाति के आधार पे होता है, कभी क्षेत्र के आधार पे होता है, कभी गोत्र के आधार पे होता है। एसआई भर्ती से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक, आरएएस से लेके पशु परिचर भर्ती नॉर्मलाइजेशन तक, हमेशा ही युवाओं के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले, जो किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। आज हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में मौजूद है युवा नेता और नाथ समाज संघर्ष समिति के संयोजक शेर सिंह जी। तो शेर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज रूम में। बहुत बहुत धन्यवाद भारत रफ्तार के सभी दर्शकों का और आपके सभी भारत रफ्तार परिवार का। तो आप थोड़ा सा बताएंगे ये नाथ समाज संघर्ष समिति के बारे में? देखिए, नाथ समाज संघर्ष समिति हाल ही में हमने एक संगठन बनाया है जो नाथ समाज के युवाओं द्वारा निर्मित है, क्योंकि नाथ समाज है वो लोकतंत्र में बहुत संघर्ष कर रहा है। अभी भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया है, तो उनकी कुछ मांगों को लेकर आने वाले समय में हम लोग एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं राजस्थान में। तो उसके लिए समिति का हमने निर्माण किया है और ये समिति, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह देना चाहता हूँ कि समिति आने वाले समय में सरकारों की नींद आराम करने का काम करेगी। अच्छा, तो क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, मुख्यतः हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं सरकार से, पर मेन मांगे हमारी जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि आज के दौर में होनी भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। आज मैंने शिक्षा वाली शेरनी का दूध पिया है तो मैं दाढ़ रहा हूँ, इसमें कोई दो राय हो तो बता दीजिए आप। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी तरह मेरे समाज के युवा, मेरे समाज की बहन बेटियां बहुत मजबूती से अपनी बात रखने का काम करें, बहुत मजबूती से शासन और प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी लेने का काम करें। अच्छा, तो महिलाओं की शिक्षा की स्थिति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे समाज में महिलाओं की शैक्षणिक जो स्थिति है वो बहुत कमजोर है, क्योंकि मिनिमम आप देखेंगे ना तो खींच के 1 या 2% महिलाएं आज शिक्षित होंगी। क्यों? क्योंकि मेनली जो हमारा संप्रदाय है वो घुमक्कड़ प्रजाति का है। पहले जो हमारे लोग थे वो घुमक्कड़ जीवन जीते थे, तो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए। सरकारों ने हमारे लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं करी, ना हमें मुख्य धारा में लाने का काम किया। तो इस वजह से हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति की जो है वो कमजोर रही है। अच्छा, एक शब्द मैं बहुत सुन रही हूँ, बहुत चर्चा में चल रहा है, गोरख धंधा, ये क्या चल रहा है? अच्छा, आपने जो डॉक्टर करोड़ीलाल जी का हमारे लोगों ने विरोध किया, उससे आपने सुना होगा। बिल्कुल, देखिए, गोरख धंधा जो शब्द है ना, मैं मीडिया के साथियों को भी स्पेशली कहना चाहूंगा कि गोरख धंधा शब्द है ना, ये हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ शब्द है साहब। धार्मिक आस्था से कैसे? कि गोरखनाथ जी जो नाथ संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक हैं और गोरखनाथ जी जो हमारे आराध्य देव हैं, जिनमें पूरे नाथ संप्रदाय की, पूरे भारत के नाथ संप्रदाय की मैं आपको एक जानकारी स्पेशली दे देना चाहूंगा कि हाल ही में योग दिवस गया है, और ये योग दिवस और ये योग जो परंपरा है ये गोरखनाथ जी की देन है। तो गोरख धंधा जो शब्द है, गोरखनाथ जी के जो क्रियाकलाप थे ना, मैं कहना चाहूंगा कि गोरखनाथ जी उनके समय के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। बहुत सारे सिद्धांत साइंटिफिक रीजंस के साथ उन्होंने दिए। तो
ये गोरख धंधा शब्द जो है उनकी क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ शब्द है और वो हमारी धार्मिक आस्था के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। लेकिन आज के दौर में क्या है, आप लोग मीडिया के साथी भी, नेता भी या और आम बोलचाल के जो लोग हैं वो ये कह देते हैं कि हर चीज जो अनैतिक कार्य है, गलत कार्य है या धोखाधड़ी के कार्य है, जो मिलावटखोरी के कार्य है, उनमें आप लोग कह देते हो कि गोरख धंधा हो रहा है। लेकिन यह कहीं ना कहीं हमारे संप्रदाय को, हमारे लोगों को उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम करता है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी से हाथ जोड़ के, सारे जितने भी मेरे मीडिया के साथी हैं, जितने भी मेरे जो जागरूक बंधु हैं, कि प्लीज आप गोरख धंधा शब्द को यूज में ना लें। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं स्पेशली कि भारत के 5 राज्यों में हमने गोरख धंधा शब्द को बैन करवाने का काम किया है। हरियाणा में जब मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार थी इससे पहले, तो हमारे लोगों ने वहां मांग करी, तो वहां पे गोरख धंधा शब्द पे बैन लगा दिया। आज वहां का मीडिया और वहां के शासन और प्रशासन के कोई भी लोग गोरख धंधा शब्द को यूज नहीं करते। हिमाचल प्रदेश से लेके, एमपी से लेके, आसाम से लेके सभी जगह गोरख धंधा शब्द बैन है। अब केवल राजस्थान और महाराष्ट्र में लोग बहुतायत में इसका यूज कर रहे हैं। तो हम राजस्थान में भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पहले हम लोगों को अपनी बातें बता दें, उसके बाद अगर इसके बाद भी अगर कोई लेता है तो फिर हम उसका निश्चित रूप से हम उस छाती ठोक के उसका विरोध करने का काम करेंगे। अच्छा, जो आपका पिछला प्रदर्शन था फर्स्ट ग्रेड वाला, वो तो सफल रहा है, तो इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा इससे कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा काम करने का, धरातल पे उतरने का। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ लाइनें हैं कि हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो हमारा जो ध्येय है, हमारा ध्येय एक है कि हम प्रयास करें और हमारा प्रयास इतना मजबूत होना चाहिए। हार जीत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और आज फर्स्ट ग्रेड के साथियों का जो बहन बेटियां जो बेचारी भूखी प्यासी 7-7 8-8 दिन तक रुकी रही, और सबसे ज्यादा अगर संघर्ष उस एसआई भर्ती के लिए, और वो फर्स्ट ग्रेड भर्ती की आप बात करें तो फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए अगर सबसे मजबूत संघर्ष किसी ने किया है तो मनोज मीणा जी, और मैं धन्यवाद दूंगा। और मुझे गर्व है कि मेरा भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। अच्छा, तो आप ना लगातार जो हनुमान बेनीवाल के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो जनता है, वो जानना चाहती है कि क्या शेर सिंह जी आरएलपी से जुड़ने वाले हैं। नहीं, देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं पहले ही एनएसयूआई राजस्थान का प्रदेश सचिव हूं और मैं मेरी विचारधारा के साथ हूं। वो लोग कहते हैं ना कि विचारधारा के साथ कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए, विचारधारा के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मेरी विचारधारा कांग्रेस में है और मैं निश्चित रूप से जब तक मैं राजनीति में रहूंगा पता नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा रहूंगा। अगर आप मतलब ऐसे चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो आप कौन से पद से, या फिर नेता बनने का मौका मिलता है तो क्या बनना चाहेंगे आप? देखिए, भाग्य का कुछ कहा नहीं जा सकता, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन कोशिश ये है कि मैं ग्रामीण चुनावों से अपनी शुरुआत करूं, क्योंकि आज की राजनीति क्या है, सब पैसे की होगी। हम आम गरीब मजदूर किसानों के बेटे हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, बड़ी बड़ी कोठियां नहीं है। अब कहते हैं ना कि ऐसा सुनने में आता है कि पार्टियां तो पैसों में टिकट बेचती है, 10-10 करोड़ रुपए टिकट लेने का काम करती है। तो हमारे पास 10 करोड़ कहाँ है साहब? 10 करोड़ होते तो हम यहाँ सड़कों पे थोड़ी लड़ रहे होते। हम भी उन नेता पुत्रों की तरह, उन नेताओं की पुत्रियों की तरह आराम से मस्त एसी चला के 16 डिग्री पे सो रहे होते। क्या लेने देता हमको? सड़कों पे बारिश में भीग रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, क्यों लड़ रहे होते? अच्छा, तो एक और क्वेश्चन था कि आप लोगों में इतना मतलब धरातल पे उतर के, क्योंकि जैसा कि अभी आपने कहा कि सामान्य परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, तो इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है अपना सारा काम धाम छोड़ के युवाओं की आवाज बनना, उनके लिए खड़े रहना हमेशा ही? देखिए, कबीरदास जी की कुछ लाइनें हैं कि जाके पाँव न फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो हम लोगों ने भेदभाव सहन किया है, हम लोगों ने शोषण का सहन किया है, हम लोगों ने आर्थिक कमजोरी सहन की है। तो हमें पता है कि हमारे जैसे कितने जो युवा है, कितने जो हमारे साथी हैं, बेरोजगार साथी हैं, जो आज भी बेचारे हक और अधिकारों से वंचित है, उनके साथ भेदभाव होता है। कहीं कभी जाति के आधार पे होता है, कभी क्षेत्र के आधार पे होता है, कभी गोत्र के आधार पे होता है, कभी शारीरिक विकलांगता के कारण उनके साथ भेदभाव होता है। तो इन चीज़ों की मन में हमारे पीड़ा है, क्योंकि हम लोग संघर्ष करके आए हैं। और लोग हमारे बारे में कह देते हैं कि बहुत आसान होगा इनके लिए, लेकिन मैडम मैं आपको बता दूं कि हम लोग शायद रात में भी बहुत कम सो पाते हैं। हर चीज़ के बारे में हम सोशल मीडिया से लेके और धरातल पे एक्टिव इसलिए रह पाते हैं कि हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं। और रही एनर्जी की बात, तो एनर्जी तो वो क्या है कि हमारे बहुत सारे भाई हैं जो हमारे लिए दिन रात सोचते हैं, हमारे लिए लिखते हैं और हमारा मोटिवेशन करते हैं। तो और हम देखते हैं उनकी तरफ कि यार जब हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं तो एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक दुगना हो जाता है। अच्छा, और निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पे आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे वो गिरफ्तार हो गए थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये क्या है कि एक ट्रेंड सा इन्होंने बना लिया। ये क्या है कि कोई भी युवा और जो छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ है मेनली,
वो अगर उभर के आता है और वो मजबूती से बोलने का अगर काम करता है तो ये उसकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। और इससे पहले भी आपने राजस्थान में, ये कोई पहला मामला नहीं निर्मल चौधरी जी का, उससे पहले आपने देखा होगा कि नरेश मीणा जी जो पूर्वी राजस्थान के और इसी राजस्थानी विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, उनकी आवाज को उससे बर्बरता के साथ, सम्राप्ता के लोगों के साथ बर्बरता करके, और इस सरकार ने लाठियां देके, गोलियां चला के, आंसू गैस के गोले छोड़ के और नरेश मीणा जी की आवाज को दबाने का काम किया है। तो बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सरकार, कभी मेरे को लगता है कि सरकार जहां तक है युवा विरोधी है। तो मैं जहां तक उम्मीद करूंगा कि इनको युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए, और जो लोग आम आदमियों की आवाज उठाने का काम करते हैं, जो गरीब, शोषित और वंचितों की आवाज, दलितों की आवाज बनने का काम करते हैं, उनकी आवाज को अगर सरकार दबाने का काम करेगी तो सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। जैसा कि आपने नरेश मीणा जी के लिए कहा, तो मतलब पहले जो उनके मुकदमे लगे थे उन पे, वो सब मतलब क्लियर हो गया है, लेकिन एक थप्पड़ कांड की वजह से उनको अभी तक जेल में रखा गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब अभी तक वो रिहा नहीं हो पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये क्या है, राजनीतिक प्रतिशोध है। नरेश मीणा जी भी किसान परिवार से आते हैं, कोई बड़े घर से भी नहीं है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं उनको, तो कोई बड़े घर से नहीं है। अब क्या है कि कुछ एक दोनों ही पार्टियों के नेता हैं, मैं एक नाम किसी का लूंगा तो अच्छी भी बात नहीं है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के नेता मिलके, उनको पता है कि ये आदमी अगर सत्ता में आ गया, ये आदमी अगर MP MLA अगर गलती से बन गया, तो नरेश मीणा क्या पूर्वी राजस्थान में एक विचारधारा बन चुका है। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर नरेश मीणा आने वाले समय में अगर किसी पार्टी की घोषणा कर दे, तो ज्यादा नहीं तो 10 से 15 सीटों पे तो आराम से नरेश मीणा जी अपने विधायक बना के लिए। तो आज राजस्थान के जो युवा हैं, और मेनली पूर्वी राजस्थान हाड़ौती के जो क्षेत्र के युवा हैं, आप अलवर तक, आप बारा से लेके, झालावाड़ से लेके अलवर तक अगर आप देखोगे ना, तो आने वाले समय में नरेश मीणा की लहर चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, और ऐसा एक और मुद्दा था, SI भर्ती, वो अब तक रद्द नहीं हो पा रही है। इतने लंबे समय से लगातार मतलब धरना प्रदर्शन, रैलियां निकाली जा रही हैं, फिर भी मतलब रद्द नहीं हो पा रहा है। क्या कारण हो सकता है उसका? देखिए, वर्तमान जो सरकार है वो SI भर्ती के मुद्दे के नाम पे ही सत्ता में आई थी। जब कांग्रेस सरकार में SI भर्ती का पेपर लीक हुआ, तब बीजेपी के सारे लोगों ने एक ही मुद्दा बनाया था कि SI भर्ती के नाम पे, मतलब इन्होंने मुद्दा बनाया था कि SI भर्ती के नाम पे हम आएंगे सरकार में, सत्ता में आएंगे तो SI भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेंगे और SI भर्ती को रद्द करने का काम करेंगे। जब इनकी जांच कमेटी ने ये कह दिया कि साहब SI भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, जब आपको पता है कि इतने सारे फर्जी अभ्यर्थी, इतने सारे डमी कैंडिडेट अगर पकड़ में आ रहे हैं, इतने सारे जो ट्रेनी SI पकड़ में आ रहे हैं, इनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कह दिया कि SI भर्ती में पेपर लीक हुआ है, इनके हाईकोर्ट ने इनको कह दिया कि SI भर्ती में पेपर लीक हुआ है, तो इससे ज्यादा आप और कौन सी मोहर चाहेंगे भजन लाल जी? कर देना चाहिए ना नैतिकता के नाम पे। और अगर आप, हमें लगता है कि भाई आपकी अगर नहीं चल रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कम से कम राजस्थान के इन बेरोजगारों के साथ ये कुठाराघात करने का काम तो ना करें भाई। अब जब तक इस भर्ती का फैसला नहीं होगा तब तक नई भर्ती नहीं आएगी। अब बेचारा जो एक विद्यार्थी जो SI भर्ती की तैयारी कर रहा है, उसकी तो उम्र ही निकल जाएगी, फिर क्या करेगा वो SI भर्ती को लेकर? तो ये नुकसान कहीं ना कहीं युवाओं का हो रहा है। सरकारें तो सब आती जाती रहती है, लेकिन अगर एक युवा अगर बेरोजगार रहता है तो उससे जुड़े हुए कई परिवारों को नुकसान होता है। तो मेरे मन में युवाओं की बहुत ज्यादा पीड़ा है, पता नहीं क्यों है, मैं राजनीति से परे हटके भी युवाओं की पीड़ा है मेरे साथ। बिल्कुल। तो एक और मेरा थोड़ा पर्सनल सवाल था कि आप लोग मतलब इतना काम करते हैं धरातल पे, अपना सारा काम धाम सब कुछ छोड़ के, तो मतलब इसके लिए आपको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे कमेंट्स आते रहते हैं कि मतलब इनके पास पैसा कहाँ से आता है, ये लोग काम कैसे करते हैं? देखिए, पहली बात तो हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो पहली बात तो हमको पैसे की जरूरत क्या है? हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, ना हमें पेट्रोल की ना पेट्रोल की जरूरत, ना हमारे पास कोई बड़े फ़ोन है। हमें एक रिचार्ज करवाना होता है तो हमारे घर वाले इतना हमको दे देते हैं। बाकी तो आपको पता है कि हम पैदल घूमते रहते हैं, तो खाने के लिए घर में अनाज होता है, घी घर से आ ही जाता है, तो हमारा चल रहा है। बाकी जो मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरतों के लिए होता है, तो छोटे मोटे काम इधर उधर से लोगों के हो जाते हैं। कुछ हमारे जो भाई हैं जो हमको चाहते हैं वो हमारी मदद कर देते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। बाकी आने वाले भविष्य में देखेंगे कि कुछ हमारा भी कहीं ना कहीं भागीदारी हो, हम भी कोई, हमारे भी कोई छोटे मोटे बिजनेस सेट हो, तो जब हम मजबूत होंगे तो हमारे लोगों की आवाज़ बनने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो ये तो क्या, लोगों के मन में गलत सवाल आते हैं कि भाई पैसा कहाँ से आता है, ये चीज़ें हैं। ये तो सबको, वो कहते हैं ना, दूर के डूंगर सबको सुहावने लगते हैं, सबको ऐसा आसान लगता है। पर साहब मैं कहता हूँ कि कुछ दिन आप करके देख लीजिए।
हाँ, पता मतलब यही चीज है ना कि आजकल लोग इतना स्वार्थी बन गए हैं कि बिना स्वार्थ किसी के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। तो आपको क्या लगता है क्या स्वार्थ होगा हमारा? ये इसीलिए तो हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना। देखिए, हमारा जो स्वार्थ है वो यही है कि जो पीड़ाएं, जो चीजें, जो शोषण हमारे लोगों ने झेला है, तो आने वाली पीढ़ियां ना झेले, हमारे युवा साथी नहीं झेले, क्योंकि हम लोग उनकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं और उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं। तो यही हमारा स्वार्थ है, बाकी तो कोई स्वार्थ नहीं है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज रूम में आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए भारत रफ्तार टीवी को। धन्यवाद।